शुमाली जंगल के वसीओ अरीज इलाके में, जहाँ दरख्त कदीम मुहाफिजों की मानिंद खड़े थे और हवा में पाइन और मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी, एक अजीम भेड़िया रहता था जिसका नाम फीनस था। वो कोई आम भेड़िया नहीं था। इसका फर सफेद था जैसे सर्दियों में जंगल को ढांपने वाली बर्फ, और उसकी आंखें तेज थीं जैसे सर्द तरीन हवाएं। फीनस सालों से इस जंगल में घूमता फिरता था, एक तन्हा वजूद जिसकी हुआ की मानिंद आवाज पहाड़ों और वादियों में गूंजती थी और जिसे सब एहतराम और खौफ के साथ याद करते थे। कहा जाता था कि फीनस का जन्म एक नायाब खून के चांद के नीचे हुआ था, जो देवताओं का इशारा था कि वो अजमत के लिए पैदा हुआ है, और यूं बचपन ही से वो दूसरे भेड़ियों से मुख्तलिफ था, बड़ा तेज और बहुत ज्यादा समझदार था। जंगल में पुराने भेड़ियों की एक कौंसल होती थी, वो भेड़िए जो बेशुमार सर्दियां गुजार चुके थे और जिनकी हिकमत की सब कदर करते थे। लेकिन वो भेड़िए बूढ़े हो चुके थे और उनकी ताकत कम हो रही थी। जंगल खतरनाक जगह बन चुका था, मुखालिफ गिरोह उनके इलाके पर कब्जा करने लगे थे और खुराक की कमी हो रही थी। कौंसल जानती थी कि उन्हें एक नए रहनुमा की जरूरत है, एक बादशाह जो जंगल की हिफाजत कर सके और भेड़ियों को खुशहाली की तरफ ले जा सके। सबके लिए इंतखाब वाज़ेह था, फीनस को नया बादशाह बनाया जाए। लेकिन एक मसला था, फीनस बादशाह बनना नहीं चाहता था। इसने हमेशा अपनी आजादी को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी और क़यादत की जिम्मेदारियों में बंधने का ख्याल इसे पसंद नहीं आया। लेकिन पुराने भेड़िए दाना थे और वो जानते थे कि इसे कैसे राजी किया जाए। एक सर्द सर्दियों की रात पुराने भेड़ियों में सबसे बूढ़ा, एक जख्मी तजर्बाकार भेड़िया जिसका नाम बालूर था, फीनस के पास आया। जंगल को तुम्हारी जरूरत है, बालूर ने कहा। इसकी आवाज में उम्र का बोझ महसूस हो रहा था। अगर कोई मजबूत रहनुमा ना हो तो हमारा गिरोह इस आने वाली सर्दी को नहीं गुजार पाएगा। तुम ही वो हो जो हमें बचा सकते हो। फीनस ने बालूर की आंखों में देखा और वहां मायूसी देखी। इसने सूरत-ए-हाल की संगीनी को समझा, लेकिन फिर भी वो हिचकिचाया। मैं बादशाह बनने के लायक नहीं हूँ, फीनस ने जवाब दिया। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, मुझे दूसरों की क़यादत करने का तरीका नहीं मालूम। बालूर ने सर हिलाया। तुम गलत हो फीनस। क़यादत का मतलब हुक्म देना, अताज पहनना नहीं है। ये उनकी हिफाजत के बारे में है जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते। ये बड़ी भलाई के लिए कुर्बानी देने के बारे में है, और ये वही है जो तुमने अपनी सारी जिंदगी में किया है, चाहे तुम्हें इसका एहसास न हुआ हो। इन अल्फाज ने फीनस के दिल को छू लिया। इसे वो वक्त याद आया जब इसने कमजोर भेड़ियों के लिए शिकार किया जो खुद शिकार नहीं कर सकते थे। अब वो रातें जब वो पहरा देता रहा जब दूसरे सो रहे थे। शायद अपने तरीके से वो हमेशा से एक रहनुमा रहा था। काफी देर खामोश रहने के बाद फीनस ने सर हिलाया। मैं ये करूंगा, इसने कहा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से क़यादत करूंगा। और यूं फीनस शुमाली जंगल का भेड़ियों का बादशाह बन गया। इसकी हुक्मरानी दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो तख्त से हुकूमत नहीं करता था और न ही अपने रियायत से खराज का मुतालबा करता था। इसके बजाय वो मिसाल के साथ क़यादत करता था, हमेशा शिकार के अगले मोर्चे पर हमेशा पहले खतरे का सामना करता था। इसने जवान भेड़ियों को जंगल के तरीके सिखाए, उन्हें दिखाया कि कैसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहा जा सकता है। फीनस की क़यादत में गिरोह मजबूत होता गया। उन्होंने अपने इलाके की मुखालिफिन से हिफाजत की और नए शिकार के इलाके तलाश किए। जंगल जो कभी इंतशार और भूख के खतरे में था, अपने नए बादशाह की निगहदाश्त में तरक्की करने लगा। लेकिन फीनस का सबसे बड़ा चैलेंज जंगल के अंदर से नहीं बल्कि इसकी सरहदों के बाहर से आया। एक दिन एक अजीम रीछ जो पहले से कहीं बड़ा और खौफनाक था, जंगल में दाखिल हुआ। वो एक तबाहकुन जानवर था, दरख्तों को गिराकर और हर चीज को तबाह करता हुआ चला। वो न सिर्फ भेड़ियों के लिए बल्कि जंगल के तमाम मखलूकात के लिए एक खतरा था। भेड़िए खौफजदा थे, लेकिन फीनस मजबूती से खड़ा रहा। हम इस दरिंदे को अपने घर को तबाह करने नहीं दे सकते, इसने कहा। मैं इसका सामना करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फीनस की क़यादत में भेड़िए रीछ पर हमला आवर हुए। ये एक सख्त जंग थी जिसमें दोनों तरफ से शदीद नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार फीनस ने एक आखिरी तबाहकुन ज़र्ब लगाकर रीछ को गिरा दिया। फतह एक बड़ी कुर्बानी के साथ आई, लेकिन इसने फीनस को एक सच्चा रहनुमा साबित कर दिया। जंगल दोबारा महफूज हो गया और फीनस ने दानाई और ताकत के साथ हुकूमत जारी रखी।
اس نے دنیا میں اپنی جگہ پائی نہ کہ ایک تنہا بھیڑیا کے طور پر بلکہ ایک بادشاہ کے طور پر، شمالی جنگل اور اس کے تمام باشندوں کا محافظ۔ اور یوں فینرس بھیڑیوں کے بادشاہ کی کہانی ایک نئی نسل کو سنائی جانے لگی، قیادت، قربانی اور گروہ کی دائمی طاقت کی یادگار کے طور